वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीके गोयल, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन 2026 एंड 27, ठीक है। तो उस बुक का जो क्वेश्चन नंबर 3 था लास्ट वीडियो में, उसको हमने कवर किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी डील नहीं है, बस पेशेंस होकर के मेरी बात को ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं बिल्कुल कंसेप्ट आपको क्लियर करके रहूँगा, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। विथ रीज़न आपको समझ में आए कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ डेबिट हो रही है, कोई भी चीज़ क्रेडिट हो रही है, और किसी भी चीज़ की हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसमें हम जो डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो क्लियर रहेगी। आप बस पेशेंस होकर के मेरी वीडियो को ध्यान से देखो और मुझे मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आइए गाइज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सबसे पहले तो डबल कॉलम कैश बुक बनाना है ना। वैसे भी हमने लास्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक बनाया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। इस वीडियो में भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। और डोंट वरी, आपका एक चैप्टर है डबल कैश बुक का, तो वहाँ पे भी हम समझेंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है कि एंड जर्नल प्रॉपर। गाइज, जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है, ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम लेज़र अकाउंट बनाना सीखेंगे। लेज़र का मतलब हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ना, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें जितने भी सेपरेट अकाउंट आते हैं उनके हम अलग से क्या करते हैं, उनका अलग से लेज़र बनाते हैं, मतलब कि क्लासीफाई करते हैं। मतलब सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह, ठीक है, एक अकाउंट में हम ले जा करके दिखाते हैं, है ना, यही ना होता है लेज़र, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या होना है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो हम उस पर्टिकुलर लेज़र में नहीं दिखा पाते, ठीक है। जैसे मान लो हम कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक में आपको पता है एक कॉलम कैश का होता है, दूसरा कॉलम बैंक का होता है। मतलब कैश और बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम कैश बुक में दिखाते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होगा कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जिनको हम कैश बुक में नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो अगर हम उसको कैश बुक में नहीं दिखा सकते तो उसके लिए हमें जर्नल प्रॉपर यानी कि जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। कैसे सर बताइए आप, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सबसे पहले अगर हम ट्रांजेक्शन करें, देखो ये मई मंथ का ट्रांजेक्शन दिया है, मई मंथ का। मे फर्स्ट को कह रहा है कि बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,400, यानी ये कैश अकाउंट का बैलेंस है। मतलब पिछले महीने जब कैश अकाउंट बना होगा तो लास्ट में जो बैलेंस बीडी नहीं आता, ये वही बैलेंस बीडी है, ठीक है। कैश इन हैंड का मतलब होता है बैलेंस बीडी, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। और कैश कि अगर हम बात करें कैश का नेचर क्या है, तो कैश का नेचर असेट होता है। याद रखना गाइज, मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि दुनिया की जितनी भी दुनिया की जितनी भी असेट्स होती हैं, ठीक है, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। मतलब उनको हम हमेशा किसी भी लेज़र में उसको डेबिट में दिखाते हैं। इसी तरीके से आगे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 36,000 का। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो देखो गाइज, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे देखो जो बिजनेसमैन होते हैं उनका बैंक के साथ एक अकाउंट होता है, और बिजनेसमैन का बैंक के साथ जो अकाउंट ओपन होता है गाइज उसको करेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। हम आप जो बैंक में खाता खुलवाते हैं गाइज उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, लेकिन बिजनेसमैन का जो अकाउंट ओपन होता है बैंक में उसे करेंट अकाउंट बोलते हैं। सर सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है? तो गाइज देखो, सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम अगर हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो दिन भर में एक ही बार कर सकते हैं, मतलब एक बार पैसा जमा कर सकते हैं, एक बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट होल्डरों के साथ क्या होता है, उनको एक फैसिलिटी ये मिलती है कि वो दिन भर में जितनी मर्जी चाहें वो कैश को जमा भी कर सकते हैं, कैश को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो डिफरेंस है गाइस वो क्या है कि हम जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं उस पर बैंक वाला हमें इंटरेस्ट देता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, हम जो सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करवाते हैं उस पर बैंक वाले हमें क्या देते हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, मतलब हमें इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन गाइज जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, यानी जिन बिजनेसमैन का किसी बैंक में करंट अकाउंट होता है, तो बैंक क्या करता है, उनको बैंक चार्ज करता है, बैंक इंटरेस्ट उन पर चार्ज करता है। सर चार्ज करता है कि देता है? नहीं, चार्ज करता है। सर चार्ज क्यों करता है? तो चार्ज इसलिए करता है क्योंकि करंट अकाउंट होल्डरों को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बैंक। उन्हीं में से एक फैसिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या मतलब क्या होता है? तो समझो, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है जिसका बैंक में एक करंट अकाउंट है और उसके अकाउंट में मान लो 50,000 है, और मान लीजिए किसी को
1 लाख की पेमेंट करना है, ठीक है, लेकिन उसके अकाउंट में कितने हैं 50,000। तो 50,000 कहाँ से आएगा? तो बैंक वाले ये फैसिलिटी देते हैं बिजनेसमैन को कि ठीक है, अगर आपके अकाउंट में 50,000 है लेकिन आपको पेमेंट 1 लाख की करना है तो आप 1 लाख विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 50,000 आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने करंट अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेता है तो उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, मतलब उसने ओवर निकाल लिया, जितना उसके बैंक में पैसा था उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो जितना भी अमाउंट हम ओवरड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जितना एक्सेस अमाउंट हम निकालते हैं, बैंक वाला उस अमाउंट पे हम क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, जिसको बैंक इंटरेस्ट कहा जाता है। बात समझ रहे हो? अच्छा, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये एक बिजनेसमैन के लिए निगेटिव बैलेंस होता है, क्योंकि उसने ज़्यादा निकाल रखा है बैंक अकाउंट से उतना पैसा, है ना। तो इसीलिए क्योंकि ये निगेटिव बैलेंस है तो ये बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। सर लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसा बाद में पेमेंट करना होता है विथ इंटरेस्ट, है ना, तो इसलिए ये लाइबिलिटी है। क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी अमाउंट जिसका पेमेंट हमें फ्यूचर में करना है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। तो ये जो ओवरड्राफ्ट हम करते हैं, हम का मतलब बिजनेसमैन जो करते हैं वो बाद में उनको पे करना होता है, इसीलिए बिजनेसमैन की ये लाइबिलिटी होती है, मतलब बिजनेस की ये लाइबिलिटी होती है। और याद रखना, दुनिया की जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं गाइज, वो हमेशा कैश बुक के क्रेडिट में या किसी भी लेजर अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है बाई बैलेंस बीडी करके। बात समझ रहे हो? ठीक है, देखो मैं इतनी बात बताने में इतना सारा समय ले रहा हूँ, मैं चाहता विद इन अ सेकेंड इसको रिकॉर्ड कर देता, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें विथ रीजन समझ में आए। ठीक है गाइज, चलो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं कैश बुक। तो देखो ये रहा कैश बुक का फॉर्मेट, है ना। कैश बुक का फॉर्मेट आपको पता, सबसे पहले इसमें हम डेट बनाते हैं, पर्टिकुलर बनाते हैं, पर्टिकुलर का एक कॉलम, वी नंबर का मतलब होता है वाउचर नंबर, ठीक है, एलएफ का एक कॉलम बनाते हैं, कैश का और बैंक का एक कॉलम बनाते हैं। मतलब अमाउंट लिखने का गाइस 2 कॉलम बनाते हैं, एक तो कैश का, ठीक है, और एक बैंक का। कैश ट्रांजेक्शन कैश वाले कॉलम में, बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन होती है उसको बैंक वाले कॉलम में। तो ये हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक डेबिट का कॉलम। फिर इसके बाद ये डेबिट, फिर क्रेडिट में ये डेट, पर्टिकुलर, वीएन नंबर यानी कि वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक, ये पूरा हो जाता है आपका क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, अब डेबिट में कोई भी चीज़ हम जब दिखाते हैं तो हमेशा टू करके दिखाते हैं, और क्रेडिट में कोई भी चीज़ हम दिखाते हैं तो उसको बाई करके दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर समझ में आ रही। चलो तो देखो, ट्रांजैक्शन में सबसे पहले मई 1 को क्या दिया था, कैश इन हैंड दिया था, कितना, 12,400। तो ये मैंने बताया था ये कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि ये पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो इसको हम सबसे पहले डेबिट में दिखाते हैं, टू बैलेंस बीडी करके 12,400 यहाँ हमने दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद मई 1 को ही बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया था, कितना, 36,000 रुपया। तो मैंने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो बिजनेस का निगेटिव बैलेंस होता है। तो जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है गाइस, क्रेडिट में। तो इसको हम दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी करके और बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि बैंक का बैलेंस है ये, निगेटिव जो बैलेंस है ये बैंक का है। ठीक है, इसलिए हम किसको कहाँ दिखाएंगे, बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। चलो इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, जो कि 3 मई को हुई है। कह रहा है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गणेश इन आवर बैंक अकाउंट ₹10,000 डिस्काउंट अलाउड 200। मतलब मिस्टर गणेश नाम का बिजनेस के पास एक डेटर था जिनको 10,000 का सामान बेचा गया था। और ये डेटर देखो गाइस, ये कस्टमर नहीं, डेटर का मतलब कस्टमर, ये कस्टमर नहीं, भगवान के रूप में कस्टमर है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा देखो कितना अच्छा है मिस्टर गणेश, ये हमको पेमेंट नहीं कर रहा, डायरेक्ट ये हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दे रहा है। तो अगर ये हमको बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दे रहा है तो डायरेक्टली ये पैसा मेरा बैंक अकाउंट में चला जाएगा, है ना। तो देखो इसको हम कैश अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 3 मई को रिकॉर्ड करेंगे और लिखेंगे क्या, टू गणेश, क्योंकि पैसा किसने दिया है, गणेश ने दिया है। और क्योंकि ये पैसा बैंक में जमा कर दिया तो हम बैंक वाले कॉलम में दिखाएंगे 10,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर समझ में आ रही। अच्छा, इसके बाद और एक चीज़ समझो, ये जो मिस्टर गणेश हैं जिन्होंने हमको 10,000 हमारे खाते में जमा करवाया है, इनको हमने 200 का डिस्काउंट अलाउ किया है गाइस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो डिस्काउंट अलाउड है क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश बुक में हम सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो सर इसका फिर क्या करना होगा, इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। ठीक है, आइए देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैंने कर रखा है यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये रहा जर्नल का फॉर्मेट, है ना। इसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये तो आपको पता ही है ना। अब देखो एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट का अलाउ करना हमारे लिए यानी कि बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया। और किसको हमने डिस्काउंट दिया है, गणेश को दिया है। ठीक है, गणेश हमारा डेटर था, है ना। तो डेटर अब क्योंकि वो पैसा पेमेंट कर दे रहा है तो अब डेटर वो रहेगा नहीं, यानी डेटर हमारा डिक्रीज हो जाएगा,
डेटर एक एसेट होती है, एसेट का डिक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए गणेश को यहाँ पे हमने क्या किया, क्रेडिट किया। अमाउंट डेबिट में दिखाएंगे 200 और क्रेडिट में भी दिखा देंगे 200। और इसका नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट, यानी उसने हमें जो पेमेंट किया है उस पर हमने गणेश को डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो ये जर्नल भी समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं गाइस। एक सेकेंड, हाँ ये रहा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 मई को है। कह रहा इशूड अ चेक ऑफ ₹7,700 टू मिस्टर सुरेश। अब इस बार बिजनेस जो है चेक इशू कर रहा है मिस्टर सुरेश को। अब सोचो क्यों कर रहा होगा। बिजनेस अगर किसी को चेक इशू कर रहा है, यहाँ नाम भी दिया कि मिस्टर सुरेश को किया जा रहा है, इसका मतलब मिस्टर सुरेश 100% बिजनेस के क्रेडिटर रहे होंगे। यानी मिस्टर सुरेश से हमने का मतलब होता है, देखो जब भी मैं बोलूँ कि हमने, इसका मतलब हुआ मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब हमने मिस्टर सुरेश से सामान खरीदा होगा उधार पे। ठीक है, आगे लिखा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹8,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है मिस्टर सुरेश को 8,000 रुपया देना था, लेकिन हमने 7,700 ही दिया और कह रहा कि फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब 8,000 के बदले में हमने 7,700 दिया और फुल सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपया हमें कम देना पड़ा। तो जो 300 रुपया हमें कम देना पड़ा, बताओ वो मेरे लिए क्या है? क्या वो मेरे लिए डिस्काउंट अलाउ है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? सर डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, जो कि मेरी इनकम होती है, रेवेन्यू होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक में भी रिकॉर्ड करेंगे, है ना। 7,700 का पेमेंट हमने किया है, ठीक है, चेक से किया है। तो चेक की पेमेंट कौन करता है? बैंक करता है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में दिखाएंगे मई 5 को 22 सुरेश करके, और अमाउंट दिखाएंगे बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि पेमेंट कैसे हुआ है? चेक के थ्रू हुआ है ना। और चेक की पेमेंट कौन करता है? बैंक करता है। तो 7,700 ये बैंक वाले कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बाकी जो 300 का हमको डिस्काउंट मिला है गाइस, उसको हम कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसकी हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो मई 5 को। ठीक है, एंट्री क्या बनाएंगे? सुरेश डेबिट। सर सुरेश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सुरेश हमारा क्रेडिटर था, हमने पेमेंट कर दिया। अब क्रेडिटर मेरा डिक्रीज हो जाएगा, और क्रेडिटर का नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का डिक्रीज होना क्या होता है गाइस? डेबिट। तो सुरेश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और क्योंकि सुरेश से हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है। और रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्या करते हैं गाइस? क्रेडिट करते हैं। तो देखो हमने एंट्री किया सुरेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300 एंड 300। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसके बाद गाइस आपकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है 6 मई को। 6 मई को कह रहा रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम यक्स, यानी यक्स से चेक रिसीव हो रहा कितने का? 12,000 का। डिस्काउंट अलाउड 500, और यक्स को हमने डिस्काउंट अलाउ किया। फिर कह रहा दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 7 मई। अब देखो चेक हमको मिला कब है? 6 तारीख को, और हम इसको डिपॉजिट कब कर रहे हैं बैंक में? 7 तारीख को। तो 6 तारीख मतलब 6 को हम, यानी कि 6 मई को हम इसको बैंक में जमा तो नहीं कर सकते है ना। तो इसीलिए 6 को हमें क्या करना होगा? इसकी एंट्री करनी होगी, जर्नल एंट्री करनी होगी। सर एंट्री क्या होगी? तो देखो 6 मई को एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि 6 तारीख को चेक हमारे पास में ही है, हमारे हाथ में है ना। तो चेक इन हैंड एक तरीके से बिजनेस के लिए असेट होता है। तो असेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो हम यहाँ चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 से, और क्योंकि हमने एक्स को डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500, है ना। और ये चेक किससे मिला है? यक्स से, यानी यक्स मेरा क्या रहा होगा? डेटर। तो जब पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगा तो डेटर मेरा डिक्रीज हो जाएगा। डेटर का नेचर क्या होता है? असेट, और असेट का डिक्रीज होना क्या होता है? क्रेडिट। तो 2x को इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितने से? 12,500 से। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद 7 मई को क्या हुआ है कि वो जो चेक हमको यक्स से मिला था, ठीक है, उस चेक को हमने क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। एक सेकेंड, ये रहा देखो 7 मई को हमने चेक को कहाँ जमा कर दिया? बैंक को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, और 12,000 कहाँ पे लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि ये चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 मई को। कह रहा कि रिसीव्ड कैश ₹22,000 एंड चेक ऑफ ₹8,000 फॉर कैश सेल्स, यानी
बिजनेस के द्वारा सामान बेचा जा रहा है, ठीक है, और जिसको भी बेचा गया उसने 22,000 का कैश दे दिया और 8,000 का चेक दे दिया। अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये जो 8,000 का चेक मिला है, क्या इसे हमने सेम डे बैंक में जमा कर दिया, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन 15 तारीख वाली जो ट्रांजेक्शन है इसको देखो, कह रहा कि चेक रिसीव्ड ऑन 8 मई, यानी यही वाला चेक जो 8,000 का चेक मिला है 8 मई को, कह रहा इंडोर्स्ड टू मिस्टर सुनील, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹150। कह रहा कि ये जो 8,000 चेक हमको मिला 8 मई को, इसको हमने 15 तारीख को इंडोर्स कर दिया है मिस्टर सुनील को। सर ये इंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? तो देखो, इंडोर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो मैं एक बिजनेस हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मान लो किससे नाम नहीं, चलो ठीक है ऐसे ही समझा रहा हूँ, मैंने ए को सामान बेचा था उधार, तो ए मेरा डेटर हो गया है ना, इसका मतलब ए को मुझे पैसा देना है। लेकिन मान लो कि एक बिजनेस, यानी जो मेरा बिजनेस है, मैंने मान लो एक कस्टमर, सॉरी एक मेरा कोई क्रेडिटर है मान लो बी नाम का, जिससे मैंने सामान खरीदा था, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बी को पैसा देना है। तो जो चेक मुझे ए दे रहा है, उस चेक को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, बी को इंडोर्स कर दे रहा हूँ। भाई जो पैसा मुझे ए से मिला है, मान लो 8,000 का सामान मैंने बी से भी खरीदा था, ठीक है, तो वही चेक मैं किसको दे रहा हूँ, 8,000 का, तो बी जो मेरा क्रेडिटर है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, मतलब सेम डे जो है वो बैंक में चेक को बैंक में नहीं जमा कर रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे कैश बुक में 8 तारीख को टू सेल्स अकाउंट करके, कितना 22,000। बाकी जो 8,000 का चेक है, क्योंकि वो आज यानी कि 8 मई को वो बैंक में जमा नहीं किया जा रहा, तो इसकी हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है, एज अ चेक इन हैंड। तो देखो 8 मई को यहाँ पे जर्नल एंट्री किया होगा, ये देखो, ठीक है, 8 मई को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक अभी मेरे पास ही है 8 मई को, है ना, मैंने इसको बैंक में जमा नहीं किया है, मैंने तो 15 तारीख को क्या किया, मिस्टर सुनील को इंडोर्स कर दिया है। तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स किया था तब मुझे चेक मिला हुआ है, तो सेल्स मेरा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है, और चेक इन हैंड मेरा असेट होता है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद ठीक है, फिर देखो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैं आपको बताता हूँ, आप बस ध्यान से देखते रहो गाइस, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूँगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 के बाद। सर वो इंडोर्स वाला आपने नहीं बताया, रुको ज़रा, इंडोर्समेंट वाला 15 वाली डेट आएगी तब बताऊंगा। फिर देखो 12 तारीख को कह रहा है कि कैश सेल्स ₹70,000 ऑफ विच ₹55,000 बैंड, यानी 70,000 का सामान बेचा गया नगद, ठीक है, जिसमें से 55,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया गया, तो बचा कितना 15,000, इसका मतलब वो हमको कैश मिला होगा, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी 8 तारीख को, सॉरी 8 कह रहा हूँ, 12 को, ठीक है, 12 मई को हो जाएगा थ्रू सेल्स अकाउंट। देखो सबसे पहले तो 55,000 हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। टोटल हमने गुड्स जो सेल किया था वो कितने का किया था, 70,000 का, जिसमें से 55,000 हमने बैंक में जमा कर दिया, इसका मतलब 15,000 का हमें कैश मिला होगा, तो 15,000 हम कैश में दिखा दिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर समझ में आ रही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 को, ठीक है, 15 मई को कह रहा है कि चेक रिसीव्ड ऑन 8 मई इंडोर्स्ड टू मिस्टर सुनील, डिस्काउंट रिसीव्ड 150, यानी वही चेक कह रहा है कि ये जो 8,000 का चेक हमको रिसीव हुआ था, ये हमने यानी कि बिजनेस ने मिस्टर सुनील को क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया है, और मिस्टर सुनील से हमें 150 का डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। तो इंडोर्समेंट की हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी एंट्री देखो 15 को हो जाएगी सुनील डेबिट, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू चेक इन हैंड अकाउंट। देखो चेक कितने का हम इंडोर्स कर रहे हैं, 8,000 का। इंडोर्स करने का मतलब इस बार हमारे पास से चेक जा रहा है, तो चेक मेरा एक एसेट है, तो जब हमारे पास से चेक जाएगा हमारा एसेट डिक्रीज करेगा, इसलिए हम चेक इन हैंड को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, कितने से, 8,000 से। और 8,000 का जब हम चेक कर दे रहे हैं किसको, सुरेश को, तो सुरेश से हमें 150 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा है तो वो मेरा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट, तो 150 से क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद सुनील के सामने हम दिखाएंगे कितना, देखो 8,000 का चेक था, 150 का डिस्काउंट मिला, तो टोटल हो जाएगा 8,150। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रहा, तो इसकी एंट्री हो गई। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक सेकेंड गाइस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 24 मई को, ठीक है, कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम यक्स डिसऑनर्ड, यानी जो चेक यक्स से मिला था, यहाँ पे देखो मिला था ना 12,000 का, जिसको हमने बैंक में जमा कर दिया था, तो कह रहा कि जो चेक हमको यक्स से मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब बैंक ने पेमेंट ही नहीं किया, यानी बैंक ने हमारे खाते में क्रेडिट ही नहीं किया,
ठीक है। देखो डिसऑनर्ड का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो चेक हम बैंक में जमा करते हैं उसमें मान लो कुछ दिक्कत आ जाती है। दिक्कत जैसे मान लो जो चेक हमने लगाया बैंक में जमा किया उसमें हमारा सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, या फिर जितना अमाउंट उसमें हमने फिल किया है उतना अमाउंट हमारे खाते में है ही नहीं, ठीक है, या जिसने भी चेक दिया उसके खाते में नहीं है, तो फिर ऐसे में बैंक वाला उस चेक को क्लियर नहीं करता, उसको पेमेंट करने से मना कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसऑनर्ड कर देना, मतलब मना कर देना, ठीक है। और जब ये चेक डिसऑनर किया, क्योंकि अब बैंक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो इस वजह से बैंक ने क्या किया, डेबिट्स कर लिया 20 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्ज, यानी बैंक चार्ज लगा दिया। क्योंकि भाई बैंक वाले डिस्टर्ब होते हैं ना, अगर फालतू का चेक आपने जमा कर दिया उसको आपने सही से नहीं देखा, तो ये 20 रुपये का जो है बैंक चार्ज भी काटा जा रहा है। अब देखो हमने जब चेक जमा किया था तो हमने कैशबुक को बढ़ा दिया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये 7 मई को जब हमको चेक मिला था तो हमने बैंक में जमा कर दिया था, हमने ये मान लिया था चेक तो क्लियर हो जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मतलब बैंक बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, ये मैंने मान रखा था। लेकिन बैंक से क्या हुआ, चेक डिसऑनर्ड हो गया। कब डिसऑनर्ड हुआ है, 24 मई को, है ना। तो वापस से हमें क्या करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्स और 12,000 हम क्या करेंगे अपने बैंक अकाउंट से माइनस कर लेंगे। माइनस करने का मतलब उसको हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे। और यही नहीं, ये जो डिसऑनर्ड हुआ है चेक ना, इसकी वजह से बैंक वाले ने बैंक चार्ज भी काटा है 20 रुपये का, मतलब बैंक चार्ज यानी कि डेबिट किया है। डेबिट करने का मतलब मेरा बैंक बैलेंस जो है उसने डिक्रीज़ किया है, ठीक है। देखो जब भी लिखा हो कि डेबिट हुआ, आपका अकाउंट डेबिट हो गया, तो डेबिट होने का मतलब क्या होता है, पैसा डिक्रीज होना, है ना। देखो जब भी आप पैसा निकालते हो आपने देखा होगा एटीएम कार्ड के थ्रू, या जब आप पेमेंट करते हो, है ना, गूगल पे या फ़ोन पे, तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, है ना, इतने अमाउंट से कि डेबिट हो गया। तो डेबिट करने का मतलब कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। समझ में आ रहा, हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है। चलो इसके बाद देखते हैं 25 मई को, कह रहा कि परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, पेमेंट वाज मेड इन कैश, यानी 50,000 का सामान खरीदा गया 10% ट्रेड डिस्काउंट में। तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो 50,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, यानी हमने जो सामान खरीदा है नेट में वो कितने में, 45,000 में। तो इसको हम दिखा देंगे, देखो मई 25 को बाई परचेज अकाउंट 45,000 कैश वाले कॉलम में, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया है, ठीक है। समझ में आ रहा, हाँ सर समझ में आ रहा। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 26 को, कह रहा विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज़ एंड ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो जो 2,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाला इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, है ना। बाकी 10,000 जो ऑफिस यूज़ के लिए निकाला वो तो ठीक है। अब यहाँ देखो मई 26 को सबसे पहले बाई कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक से निकाला है 10,000 तो बैंक वाले कॉलम में, और 2,000 का ड्राइंग भी किया है तो इसको बाई ड्राइंग करके 2,000 बैंक वाले कॉलम में ये भी रहेगा। मतलब टोटल बैंक से ही पैसा निकला है 12,000, जिसमें से 10,000 हमने ऑफिस यूज़ के लिए निकाला, तो इसके लिए हम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। लेकिन जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला उसको हम लिखेंगे बाई ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, सेम डेट में, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन है 31 मई को, कह रहा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹4,500, ठीक है। डेबिटेड का मतलब आपके खाते से चार्ज किया जा रहा है। क्यों चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली थी ऊपर, आपको याद है। ये देखो आपने 36,000 का, एक सेकंड, ये 36,000 का आपने ओवरड्राफ्ट किया था, तो मैंने कहा था ना कि जो भी पैसा हम ओवरड्राफ्ट करते हैं उस पर बैंक वाले इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ये वही चीज़ है। बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट डेबिट किया, मतलब चार्ज किया है 4,500 से, ठीक है। चलो इसको कहाँ दिखाएंगे, एक सेकंड, तो इसको हम दिखाएंगे कैश बुक के क्रेडिट साइड में, ठीक है। यहाँ पे देखो बाई बैंक इंटरेस्ट अकाउंट करके कितना, 4,500 बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। देखो सारी ट्रांजैक्शंस को हमने पोस्ट कर लिया। अब गाइस क्या करना, आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डेबिट का कैश वाला कॉलम ऐड करेंगे। तो देखो अगर आप डेबिट का टोटल कैश ऐड करोगे, टोटल कैश का मतलब ये 12,400 प्लस ये 22,000 प्लस ये 15,000 प्लस ये 10,000, तो ये डेबिट का जो टोटल होगा डेबिट साइड का गाइस ये होगा 59,400, ठीक है। फिर इसके बाद क्रेडिट का आप कैश वाला कॉलम ऐड करोगे टोटल, यानी ये 45,000 प्लस ये 14,400, तो 45 और 14,400, एक सेकंड नहीं सॉरी, ये सिर्फ 45,000, ठीक है, क्योंकि ये तो आंसर आ रहा है।
ये 45,000 क्रेडिट में सिर्फ एक ही अमाउंट था 45,000, तो 62,000 डेबिट में है और क्रेडिट में कितना है 45,000, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ये इसको माइनस कर देंगे डेबिट में से क्रेडिट, तो ये 14,400 का बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बाई बैलेंस CD करके, 31 तारीख को इसको भी लिखेंगे। ठीक है, बाई बैलेंस CD कितना 14,400। समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कैश आया 59,400 का आया, 45,000 का हमने कैश की पेमेंट कर दी, अभी भी 14,400 का कैश हमारे पास बचा हुआ। ठीक है, चलो इसी तरीके से बैंक का भी बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैंक का डेबिट वाला ऐड कर लेंगे, ये 10,000, 12,000 और ये 55,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 77,000। ठीक है, डेबिट साइड का अमाउंट टोटल। इसके बाद क्रेडिट वाला आप माइनस कर देंगे, ये 36,000, ये 7,700, 12,000, ये 20 रुपया, प्लस ये 10,000 ले लेंगे, ये 2,000 और ये 4,500। तो क्रेडिट का जो टोटल आएगा, अगर आप टोटल करेंगे तो ये 72,220 आएगा। तो 77,000 में से 72,220 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4,780 रुपया। ये पॉजिटिव बैलेंस अब दिखेगा बैलेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया बाई बैलेंस CD। ठीक है, यानी बैंक अकाउंट का और कैश अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, 14,400 और 4,780 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद क्योंकि हमें क्या बनाना था, क्वेश्चन में बोला था लेजर अकाउंट भी बनाना है, तो अब देखो यहीं से हम कैश बुक के थ्रू क्या करेंगे, सारे लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, देखो एक चीज़ और समझो, अब क्योंकि कैश बुक में हमने कैश अकाउंट एक तरीके से और बैंक अकाउंट दोनों बना ही लिया। देखो कैश बुक एक तरीके से ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की तरह भी काम करता है, तो अलग से हमें कैश का और बैंक का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ इसके अलावा जो अकाउंट बचते हैं उनके लेजर्स बनाने होंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम डेबिट वाले सारे अकाउंट्स बनाएं तो डेबिट में सबसे पहले क्या रहा, गणेश। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डेबिट हुई हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कैश या बैंक की एंट्री में डेबिट रहा होगा, तभी से उसको हम इसको डेबिट में दिखाए हैं। ठीक है, बात समझो मेरी, मैं थोड़ा सा डीप बात बोल रहा हूँ। ये सारे अकाउंट अगर यहाँ पे डेबिट आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों डेबिट रहा होगा, और ये सारे अकाउंट क्रेडिट में रहे होंगे, मतलब गणेश, चेक इन हैंड, सेल्स ये सब क्रेडिट रहे होंगे। तो इनकी पोस्टिंग, क्योंकि ये सारे एंट्री में क्रेडिट रहे होंगे, तो इनकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में ही होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम गणेश का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा गणेश का जो अकाउंट है, ये देखो इसका बैलेंस जो है वो बैंक में दिख रहा है 10,000, है ना। तो देखो हम बनाएंगे सबसे पहले गणेश का लेज़र, यहाँ पे देखो हम गणेश का लेज़र बनाएंगे। और क्योंकि मैंने बताया कि अगर गणेश का अकाउंट कैश बुक के डेबिट में है तो 100% वो जर्नल में क्रेडिट रहा होगा, तो इसीलिए इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में करेंगे। और क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, आप अमाउंट देखेंगे कि वो कैश में है या बैंक में, अगर कैश में है तो बाई कैश, अगर बैंक वाले कॉलम में अमाउंट है तो बाई बैंक, तो बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा कितना 10,000। ठीक है, चलो इसके बाद फिर है चेक इन हैंड अकाउंट, यानी ये भी जर्नल एंट्री में क्रेडिट रहा होगा, तो इसकी भी पोस्टिंग हम चेक इन हैंड अकाउंट के क्रेडिट में ही करेंगे। तो अगला अकाउंट हम ओपन करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, और क्रेडिट में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, कहाँ गया, बाई बैंक अकाउंट कितना 12,000। देखो ये 12,000 कहाँ से आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो 12,000 आपका आया यहाँ से, देखो यहाँ पे चेक इन हैंड 7 मई को 12,000 ये बैंक वाले कॉलम में दिख रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, बाई बैंक अकाउंट लिखा। ठीक है, कितना 12,000 रुपया। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ देखो सेल्स अकाउंट है, मतलब सेल्स अकाउंट भी ओपन करना होगा, और ये भी क्रेडिट में ही जाएगा, है ना। वैसे आपको पता ही है कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, तो इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में होगी। और क्योंकि इसका कॉलम, इसका जो अमाउंट है वो कैश के कॉलम में लिखा हुआ है, तो हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, तो देखो 8 मई को हम यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट कितना 22,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो हम सारे फॉर्मेट एक साथ बना लेंगे, जो जहाँ से रिलेटेड है उसको पोस्ट करते चले जाएंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट फिर अगेन जो है यहाँ पे सेल्स अकाउंट है। अच्छा एक चीज़ और इसमें मैं भूल गया, एक कंट्रा एंट्री भी होनी थी, वो मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो 26 तारीख को 10,000 का जो कैश निकाला था बैंक से, है ना, इसके लिए कंट्रा एंट्री होती है। तो देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे दिखा दूँ कैश बुक में, देखो 31 तारीख को जो 10,000 का हमने कैश निकाला है, यहाँ 26 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 कैश वाले कॉलम में, है ना, क्योंकि कैश हमने निकाला तो कैश बढ़ेगा। और क्रेडिट में भी हम 6 तारीख को दिखाएंगे बाई कैश करके बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि बैंक बैलेंस कम भी होगा। और यहाँ पे ये देखो सी जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके जस्ट सामने लिखेंगे सी, यानी कि सी का मतलब होता है कि कंट्रा एंट्री हुई है, ये बताना मैं भूल गया था, सॉरी। चलो
इसके बाद सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग हमने कर ली। फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा अकाउंट था। हाँ, अगेन जो है सेल्स अकाउंट है, 12 मई को आया है। अच्छा, इसमें देखो दो अमाउंट है, एक तो कैश में 15,000 है तो बाई कैश करके 15,000 दिखाएंगे, और जो अमाउंट बैंक में यानी कि 55,000 तो इसको हम बाई बैंक करके दिखाएंगे सेम डेट में। देखो सेल्स अकाउंट में 12 तारीख को, एक सेकेंड, देखो सेल्स अकाउंट में 12 तारीख को जो कैश में अमाउंट था 15,000 का तो बाई कैश अकाउंट 15,000, और जो बैंक में 55,000 था इसको दिखाएंगे बाई बैंक अकाउंट करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल्स अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट में कुछ नहीं आना है और इसका बैलेंस नहीं करना, क्योंकि आगे हमको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस बनाना होता तो फिर इसको हम बैलेंस भी करते, लेकिन क्योंकि बनाना नहीं तो हम छोड़ देंगे ऐसे, है ना। चलो इसके बाद और कुछ बचा डेबिट में, एक सेकेंड। हाँ, डेबिट में देखो फिर इसके बाद है आपका, अच्छा बैंक है तो बैंक का तो हमने बना ही लिया, कैश मतलब कैश बुक बनाया है तो कैश और बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। अच्छा, एक बात सुनो, यहाँ क्रेडिट में जितनी भी अकाउंट दिखाए गए हैं इसका मतलब जर्नल एंट्री में कैश या फिर बैंक क्रेडिट रहा होगा और ये सारे अकाउंट डेबिट में रहे होंगे, तो इनकी पोस्टिंग डेबिट में होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं सुरेश का अकाउंट। अब जर्नल एंट्री में सुरेश क्या रहा होगा, सुरेश डेबिट रहा होगा, तो इसकी पोस्टिंग डेबिट में होंगी। और क्योंकि अमाउंट बैंक वाले कॉलम में है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको सुरेश अकाउंट। देखो ये देखो सुरेश अकाउंट हमने ओपन किया 5 मई को, हम दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट कितना, 7,700। समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। चलो इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके बाद कौन सा अकाउंट है कैश बुक में, हाँ यक्स का अकाउंट है। और देखो अमाउंट इसका 12,000 बैंक वाले में है तो इसकी पोस्टिंग डेबिट में होगी यक्स अकाउंट के, है ना। और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 12,000 मई 24 को। यक्स का अकाउंट मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा, ये देखो यक्स अकाउंट हो गया डेबिट में। 24 मई को हम दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट करके कितना, 12,000। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। चलो इसके बाद फिर देखते हैं कौन सा अकाउंट है क्रेडिट में कैश बुक में। हाँ, बैंक चार्जेस। ठीक है, कितना है, 20, ये भी बैंक वाले कॉलम में है। तो अगेन हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे बैंक चार्जेस के नाम का। ठीक है, ये देखो बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, मई 24 को कटा था ना, तो यहाँ दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट और कितना, अमाउंट वाले कॉलम में 20 रुपीज़ हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट, यक्स के बाद बैंक चार्ज हो गया। फिर परचेज है, ठीक है, बाई परचेज, कैश में पेमेंट किया था यानी कैश वाले कॉलम में है तो इसकी पोस्टिंग परचेज अकाउंट के डेबिट में होंगी। और क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये देखो परचेज अकाउंट हमने ओपन किया 25 मई को, टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 45,000। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। परचेज हो गया, कैश का तो हमको बनाना नहीं, ये हो गया ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, और ये देखो 2,000 बैंक वाले कॉलम में है तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये देखो ड्राइंग अकाउंट हमने ओपन किया मई 26 को, टू बैंक अकाउंट कितना, 2,000 रुपया। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, ड्राइंग के बाद है आपका बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। इसका भी एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, 4500 बैंक वाले कॉलम में है तो डेबिट में दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, ड्राइंग हो गया, ये रहा बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट में 31 मई को टू बैंक अकाउंट करके 4500। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट, और कोई अकाउंट बचा है गाइस, बैंक इंटरेस्ट हो गया, नहीं बस सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आप जर्नल देखेंगे। ठीक है, जर्नल में जो आपने एंट्री किया था उसको भी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, जो जहाँ से रिलेटेड होगा। देखो पहली एंट्री थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, इसका मतलब हमें डिस्काउंट का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, गणेश का तो ऑलरेडी बना है। अब देखो डिस्काउंट जर्नल में क्या है, डेबिट है, तो जब हम डिस्काउंट अलाउड ओपन करेंगे तो डेबिट में ही दिखाएंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला, यानी कि टू गणेश लिखेंगे कितना, 200। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, ये देखो डिस्काउंट अलाउड हमने ओपन किया मई 3 को आया था, टू गणेश अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 200 हो गया। समझ में आ गया? फिर इसके बाद गणेश का भी अकाउंट में पोस्ट करेंगे क्योंकि गणेश एंट्री में क्रेडिट आया था, है ना, एंट्री में गणेश क्रेडिट आया था, तो गणेश के अकाउंट में हम लिखेंगे बाई डिस्काउंट अलाउड करके। ये देखो मई 3 को बाई डिस्काउंट अलाउड करके 200। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। चलो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। फिर इसके बाद है
मई 3 को, सॉरी मई 5 को यहाँ पे देखो एंट्री है सुरेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी सुरेश का भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड का भी, ठीक है। तो सुरेश देखो एंट्री में डेबिट है तो डेबिट में पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड। और जब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट में पोस्ट होगा, लिखेंगे क्या, बाई सुरेश, है ना। तो देखो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सुरेश का अकाउंट, एक सेकेंड, सुरेश, ये रहा देखो, सुरेश के डेबिट में आप दिखाएंगे 5 मई को, ठीक है। ये देखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड करके 300, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड का भी अकाउंट बनाएंगे, आपको दिखाते हैं हम। ये देखो रहा डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री में क्रेडिट आया था, है ना। तो इसको लिखेंगे 5 मई को बाई सुरेश अकाउंट, कितना, 300। समझ में आ रहा, हाँ सर समझ में आ रहा। चलो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 8 मई को। 8 मई को देखो एंट्री क्या हुई थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो चेक इन हैंड अकाउंट हमने अकाउंट ओपन कर रखा ऑलरेडी, और यहाँ देखो एंट्री में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट 8000। और जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो क्योंकि जनरल एंट्री में सेल्स क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्ट होगा, लिखेंगे बाई चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। आइए सबसे पहले हम चेक इन हैंड का अकाउंट आपको दिखाते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट, एक सेकेंड, ये रहा चेक इन हैंड, ठीक है। तो देखो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट आया था तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 8000। और जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे, देखो यहाँ 8 मई को, यहाँ पे देखो 8 मई को क्या लिखेंगे, बाई चेक इन हैंड अकाउंट 8000, ठीक है। चलो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री है 15 मई को, सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू चेक इन हैंड, यानी सुनील का भी एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और देखो एंट्री में सुनील डेबिट है तो सुनील अकाउंट के डेबिट में पोस्ट होगा, लेकिन देखो क्रेडिट में 2 अकाउंट है तो दोनों अकाउंट पे पोस्ट होगा, एक तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू चेक इन हैंड अकाउंट। मैं आपको दिखा रहा हूँ सुनील का अकाउंट, सुनील कहाँ गया, सुनील का अकाउंट, परचेज अकाउंट हो गया, नहीं बनाया हूँ क्या, सुरेश का है, सेल्स का है, चेक इन हैंड नहीं बना, चलो ठीक है मैं बना देता हूँ अलग से, ठीक है। सुनील का भी अकाउंट बनेगा, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, डोंट वरी। तो सुनील यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनील से अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मेट बना लेंगे और डेबिट में दिखाएंगे सबसे पहले क्या, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, और टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ठीक है। अमाउंट कितना दिखाएंगे, एंट्री में देखो कितना आया था, हाँ देखो 150 और 8000। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, आप ऊपर लिखेंगे, एक लेज़र बना लीजिए गाइस, छूट गया ये मुझसे, सुनील अकाउंट, ठीक है। इसके बाद देखो क्योंकि जर्नल एंट्री में सुनील डेबिट है, ये देखो डेबिट है तो डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या है, एक तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, ठीक है, अमाउंट के कॉलम में कितना आ जाएगा, 150, और फिर टू चेक इन हैंड भी आएगा, टू चेक इन हैंड आएगा, कितना, अमाउंट के कॉलम में 8000 आएगा, ठीक है। और डेट डाल लेंगे, डेट वाले कॉलम में मई 15, ठीक है, 15 मई डाल लेंगे, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा गाइस, प्लीज़ बना लीजिएगा, पता नहीं कैसे मुझसे छूट गया गाइस, ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलो इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड का तो हमने ओपन ही कर रखा है, चेक इन हैंड का भी ओपन कर रखा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ देखो जनरल एंट्री में क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड वाले अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट होगा, यहाँ पे देखो 15 मई को बाई सुनील अकाउंट 150 रुपया, और चेक इन हैंड अकाउंट में भी जाएगा, है ना, क्रेडिट में। चेक इन हैंड अकाउंट तो हमने बना ही रखा है, एक सेकंड गाइज, चेक इन हैंड अकाउंट कहाँ पे है, आजा भाई, ये रहा। चेक इन हैंड में देखो मई 15 को क्रेडिट में दिखाएंगे बाई सुनील अकाउंट करके 8000, ठीक है, क्योंकि सुनील के सामने, अरे चेक इन हैंड के सामने कितना था, 8000 था। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। बस गाइस एक एंट्री और शायद बची है 15 को, हाँ देखो एक्स डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, एक्स का अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है तो एक्स के अकाउंट में डेबिट में पोस्ट होगा, लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 500, और डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट में पोस्ट होगा। सर क्रेडिट में डिस्काउंट अलाउड तो हमेशा डेबिट होता है, देखो ये डिस्काउंट अलाउड वो वाला नहीं है जो हम अलाउ करते हैं, ये तो वो वाला है जब चेक जो डिसऑनर्ड हुआ था तो हमने डिस्काउंट को रिवर्स कर दिया था, है ना, वो वाला है, याद रखना। तो चलो एक्स के कॉलम में नीचे से ही चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्काउंट में ही पोस्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड गाइस, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में कहाँ गया, ये रहा,
डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में डेबिट में 6 मई को टू एक्स अकाउंट करके 500 रुपया, ठीक है। और एक्स अकाउंट में भी पोस्ट करेंगे, एक सेकेंड गाइस, एक्स का अकाउंट ये रहा, एक्स अकाउंट में भी पोस्ट करेंगे कहाँ पे, क्रेडिट में, यहाँ पे देखो बाई डिस्काउंट, सॉरी क्रेडिट में कर रहा हूँ, डेबिट में आया था ना, नहीं डिस्काउंट, हाँ एक्स डेबिट में था, ठीक है। ये मई 24 को टू डिस्काउंट अलाउड 500, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी पोस्टिंग कर ली गाइस, है ना। तो आई होप गाइस ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन किया है ना, जो कैश बुक हमने बनाया, आपको कैश बुक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जिन ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में नहीं दिखा पाए उसकी हमने जर्नल एंट्री की, यानी जर्नल प्रॉपर में उसको हमने रिकॉर्ड किया, तो जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद कैश बुक में जितने भी कैश और बैंक को छोड़ करके जितने भी नेम आए, जितने भी अकाउंट आए, जैसे कि गणेश, तो हमने गणेश का अकाउंट बनाया, चेक इन हैंड का अकाउंट बनाया, सेल्स का बनाया, है ना, और सुरेश का अकाउंट बनाया, एक्स का बनाया, बैंक चार्जेस का बनाया, परचेजेस का बनाया, ड्राइंग्स का बनाया, बैंक इंटरेस्ट का बनाया, ठीक है। बस एक अकाउंट हमसे छूट गया था गाइस, उसके लिए सॉरी, सुनील का अकाउंट, लेकिन मैंने बता दिया कैसे बनाना, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपकी आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप कोई भी नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।